30 जुलाई 2025 को रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र कमचत्का प्रायद्वीप के पास 8.8 तीव्रता का भूकंप आया और इस भूकंप से प्रशांत महासागर में सुनामी उत्पन्न हुई। इस सुनामी से रूस, जापान, हवाई, अलास्का, फिलीपींस और न्यूजीलैंड के तटीय क्षेत्रों में चेतावनी भी जारी की गई है। अब भूकंप के केंद्र की अगर बात करें तो पेट्रोपाव्लोव्स्क कामचास्की एक शहर है। इस शहर से 119 किलोमीटर दूर इसका केंद्र दर्ज किया गया। वहीं अगर बात करें कि मार्च 2011 में जापान में जब भूकंप की घटना हुई थी तो उसकी तीव्रता 9 थी। अब उसके बाद आने वाले सबसे शक्तिशाली भूकंपों की अगर बात करें तो उसमें इस भूकंप को दर्ज किया जा रहा है। सबसे शक्तिशाली 1952 में, अगर कमचत्का प्रायद्वीप की बात करें तो 1952 में एक भूकंप आया और उसके बाद वहां पर आने वाले भूकंपों के लिहाज से भी ये सबसे शक्तिशाली भूकंप के तौर पर दर्ज किया गया है। अब आपको बता दें कि जापान के इशिनोमाकी बंदरगाह जो कि उत्तरी जापान में स्थित है, वहां पर इसकी वजह से लगभग 1.6 फीट ऊंची सुनामी की लहरें उत्पन्न हुई। साथ ही साथ हवाई प्रायद्वीप में भी, वहां भी हवाई में भी जो चेतावनी है उसको जारी की गई, जिसके कारण वहां की सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। वहां के राजमार्गों पर चेतावनी के कारण लोगों के इधर उधर भागने के दृश्य देखे गए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी और ओरेगन राज्य है जहां पर कि ये कहा गया है कि रात को 11:40 बजे तक, 11:40 तक 1 से 2 फीट ऊंची लहरें आ सकती हैं। तो ऐसी दशा में इस पूरे घटनाक्रम के बाद ये देखा जा रहा है कि सुनामी एक ऐसी घटना है जिसको परीक्षा के लिहाज से भी आपके लिए समझना जरूरी है और इससे पहले भी इसने अपनी विनाश लीलाएं दिखाई हैं, जिससे कि मानव को कैसे सचेत होना चाहिए। और विशेष तौर पर हम बात करेंगे कि भारत में सुनामी को लेकर क्या हमारे पास अवेयरनेस है, कैसे हम इसके प्रति जागरूक हुए, कैसे इस दिशा में हमने सोचना शुरू किया और कैसे इससे और ज्यादा इससे होने वाले नुकसानों से बचा जा सकता है। तो आइए आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं इस अवधारणा को समझने के साथ भी कि वास्तव में ये सुनामी होती क्या है। एक एक पक्ष को हम समझेंगे और विशेष संदर्भ में भारत के लिहाज से वो क्या उपाय हैं, किसके द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, इन सभी पक्षों को समझने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की आज की इस न्यूज की श्रृंखला में हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो प्रशांत महासागर में ये सुनामी की घटना हुई है। बात हम कर लें 30 जुलाई 2025 को रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र, अब कमचत्का को आप मैप में देख लीजिए, आप रूस को देख रहे हैं और यहाँ पर ही ये कमचत्का प्रायद्वीप है, इसकी स्थिति है। आप देख रहे हैं कि ये कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है प्रशांत महासागर में और यहाँ पर जो तीव्रता है उसकी 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया है, जो कि अगर आप देखें तो मार्च 2011 में जो जापान में तीव्र भूकंप आया था उसके बाद उसके लगभग करीब ही है ये। तो इसकी विनाश लीला लगभग उसके समीप हो सकती थी, लेकिन वो क्या अवेयरनेस हो सकता है, कैसे हम जागरूक हो सकते हैं, इन सारे पक्षों पर हम ध्यान देंगे। अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली भूकंप में ये था तो प्रशांत महासागर में सुनामी की उत्पत्ति इसके कारण से हुई है। सबसे पहले बात करेंगे सुनामी की अवधारणा पर। तो सुनामी क्या होता है, तो देखिए सुनामी का मतलब ही है कि जैसे मान लीजिए किसी पात्र में, किसी भी बर्तन में आप अगर कोई चीज है, उस बर्तन में अगर आप पानी के अंदर कोई हलचल पैदा होगी तो उसके सतह पर वो हलचल ज्यादा प्रतीत होती है, उसके नीचे कम प्रतीत होती है। तो सुनामी भी क्या है, एक तरह का भूकंप है, लेकिन ये भूकंप कहां पर आता है, समुद्र के नीचे आता है। सामान्य रूप से जो भूकंप होता है वो धरातल पर, धरातल की सतह को प्रभावित करता है, लेकिन यहाँ पर जब यही भूकंप समुद्र के नीचे अगर आता है, समुद्र के नीचे आप जानते हैं वहां भी टेक्टोनिक प्लेट है, अगर उसमें कोई गतिशीलता देखी जाती है, उसमें कोई गतिविधि होती है, तो उसके कारण वहां पर जब भूकंप आएगा तो उसका प्रभाव समुद्री लहरों पर दिखाई देगा। तो समुद्र के नीचे जब भी भूकंप आएगा या ज्वालामुखी विस्फोट जैसी घटनाएं होंगी तो इसके कारण उत्पन्न होने वाली जो विशाल लहरें होती हैं, जो बड़ी लहरें होती हैं, उसको हम सुनामी के रूप में जानते हैं। अब जैसे जैसे ये लहरें तटों की तरफ बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है लहरों की, जिसकी वजह से तटीय क्षेत्रों में ये ज्यादा विनाशकारी सिद्ध होती हैं। क्यों? क्योंकि जो गहराई में होती हैं, गहराई में इन लहरों की गति ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन इनकी हाइट कम होती है। इसी कारण जो गहरे समुद्र होते हैं वहां पर सुनामी को हम ज्यादा, जो नाविक होते हैं वो अनुभव नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे तटीय क्षेत्रों की तरफ ये बढ़ती जाती हैं, इनकी गति धीमे होती जाती है, स्पीड कम होती जाती है, लेकिन जो लहरें होती हैं उनकी हाइट बढ़ती जाती है। तो इस वजह से ये तटीय क्षेत्रों में ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इसीलिए तटीय क्षेत्रों में जो सुनामी चेतावनी प्रणाली है उसकी जरूरत महसूस की जाती है। भारत में भी महसूस की गई, कब स्टैब्लिश हुआ उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अब भूस्खलन जैसी घटना होती है, अगर समुद्र के अंदर किसी भी तरह के परमाणु विस्फोट की घटना होती है, या हम कह सकते हैं समुद्रों के अंदर जो पर्वत होते हैं उनमें अगर किसी तरह के ढहने की घटना होती है, कोई उल्का पिंड हो गया, उसके कारण भी ये प्रभाव हो सकता है।
तो हमको सुनामी यानी कि समुद्र में उठने वाली बड़ी लहरें दिखाई देती हैं। इसी को हम सुनामी लहरों के नाम से जानते हैं। सुनामी लहरों की गति, जैसा कि मैंने बताया, कि लहर के स्रोत से दूरी की बजाय समुद्र की गहराई पर निर्भर करती है। मतलब समुद्र की गहराई जितनी ज्यादा होगी, इसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे कम गहराई होती जाती है, वैसे वैसे इनकी स्पीड कम होती जाती है, लेकिन साथ साथ इनकी हाइट बढ़ती जाती है। तो सुनामी लहरें गहरे पानी में जेट विमानों जितनी तेज गति से चलती हैं। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि इनकी स्पीड जो होती है वो गहरे समुद्र में इतनी ज्यादा होती है। हालांकि जब उथले पानी में पहुंचती हैं तो इनकी स्पीड धीरे होने लगती है। यहाँ पर और स्पष्ट आपको हो जाएगा। यहाँ देखिए, जैसे इसमें समुद्र की गहराई आपको ज्यादा दिखाई दे रही है, लगभग 4000 मीटर यहाँ पर गहराई है, लेकिन यहाँ पर इसकी गति क्या है, 213 किलोमीटर दिखाया गया है। फिर यहाँ पर अगर आप और आगे बढ़ते हैं तो 164 फीट की गहराई पर आप पहुंच रहे हैं, यानी कि लगभग 150। यहाँ पर आप 164 फीट की गहराई पर जब पहुंच रहे हैं तो इसकी आप गति देखिए 23 किलोमीटर यहाँ पर हो गई है। और आगे आप बढ़ रहे हैं, जब और गहराई कम हो रही है तो इसकी गति जो है और कम हो जाती है। लेकिन साथ साथ आप ये भी देख रहे होंगे कि जैसे जैसे इसकी गहराई कम हो रही है, इसकी स्पीड तो आप देख रहे हैं कि कम हो रही है, लेकिन इसकी जो हाइट है वो हाइट बढ़ती जा रही है। इसीलिए जब तटीय क्षेत्रों की तरफ जैसे जैसे ये लहरें बढ़ती हैं, वैसे वैसे इनकी हाइट बढ़ती है। और हाइट ज्यादा रहेगी तो इतनी विशाल मात्रा में पानी, अगर इतनी हाइट का पानी स्थलीय धरातल पर अगर ये जाएगा तो इसकी विनाश लीला की कल्पना आप कर सकते हैं। इसीलिए ये घातक होता है, विशेष रूप से जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनके लिए। तो ये इसका मूल था। अब देखिए, सुनामी जो अभी उत्पन्न हुई है प्रशांत महासागर में, ये जो गतिविधि उत्पन्न हुई है, जो समुद्र के नीचे भूकंप आया है, उसकी वजह से कहां कहां प्रभाव देखा गया है, एक नजर इस पर भी डालते हैं। तो इसका हर भूकंप जो होता है उसका एक केंद्र होता है। इसके केंद्र की बात करें तो इस भूकंप का केंद्र क्या था, तो पेट्रोपावलोस कामचास्की शहर था रूस में, और वहीं से 119 किलोमीटर दूर इसका केंद्र था। अब यहीं पर एक सेवेरो कुरिल्स्क है, वहां पर पहली बार यह सुनामी की लहर दर्ज की गई है, इसलिए भी ये खास है। जापान की अगर बात कर लें तो जापान भी यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए, इशिनोमाकी एक यहाँ का पोर्ट है, बंदरगाह है, वहां पर लगभग 1.6 फीट ऊंची जो है लहरें दर्ज की गई हैं। तो आप देख सकते हैं जापान भी इससे प्रभावित है। हवाई की बात कर ले तो यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है कि लोग ऊंचे क्षेत्रों पर चले जाए, क्योंकि जो सुनामी की लहरें होती हैं उनकी हाइट होती है, अगर आप ऊंचे क्षेत्रों पर रहेंगे तो आप वहां पर सेफ रहेंगे। साथ ही साथ ओरेगन और अमेरिका का पश्चिमी तट है, वहां भी कहा गया है 1 से 2 फीट ऊंची लहरें आ सकती हैं। इसीलिए रात के 11:40 बजे इसकी संभावना व्यक्त की गई है। तो ये कहा गया है कि यहाँ भी जो भी अवेयरनेस है उसको अपनाया जाए। फिलीपींस और न्यूजीलैंड को लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ पर तो और ज्यादा व्यापक लहरें देखी जा सकती हैं। यहाँ पर 1 मीटर तक की लहरों की आशंका व्यक्त की गई है, जो कि असामान्य धाराएं हैं, खतरनाक धाराएं हैं। और इन लहरों की चेतावनी फिलीपींस और न्यूजीलैंड में भी जारी कर दी गई है। अब देखिए, सुनामी के लिहाज से भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो आप जानते हैं कि भारत की जो तट रेखा है वो व्यापक है। तो ऐसे लिहाज से जहां पर तटीय क्षेत्र है वहां पर इसकी आशंका होती है। तो भारत के लिहाज से भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे भारत की अगर तट रेखा की बात करें तो 7516 किलोमीटर लंबी तट रेखा भारत रखता है। अब इस पूरी तट रेखा में लगभग 5700 किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा है जो कि चक्रवात और सुनामी से प्रभावित है, यानी कि यहाँ पर सुनामी और चक्रवात के लिए प्रवण क्षेत्र है जहां पर इससे ये प्रभावित हो सकता है। तो याद रखिएगा, भारत के पास भी एक बड़ी तटरेखा है जिससे कि सुनामी और चक्रवात का खतरा यहाँ पर इतने बड़े एरिया में है। तो इस लिहाज से भारत ने कब अवेयरनेस अपनी दिखाई, भारत की देखिए अगर आप बात करेंगे तो भारत में जब 2004 में सुनामी की घटना हुई तो उस सुनामी के समय भारत के पास किसी भी तरह का मजबूत कोई चेतावनी तंत्र नहीं था। यानी कि भारत के पास कोई अवेयरनेस सिस्टम नहीं था जिससे कि हम चेतावनी के तौर पर किसी जानकारी को हम साझा कर सके, लोगों को पहले अवेयर कर सके। इसके बाद जब 2004 में सुनामी की घटना हुई तो भारत के पास मजबूत चेतावनी तंत्र न होने की कमी को महसूस किया गया, और फिर इसी पहल के तहत सोचा गया और 2007 में इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर यानी ITEWC की स्थापना की गई। तो 2007 में भारत ने क्या स्टैब्लिश किया, ITWEC की स्थापना किया, यानी कि इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर की स्थापना किया गया भारत के द्वारा। कहां पर, तो हैदराबाद में इसका सेंटर है, याद रखिएगा आप लोग, हैदराबाद में इसको स्टैब्लिश किया गया। और इसी के तहत जो यहाँ पर जो ये प्रगति आपको देखने को मिली, यानी कि अगर भारत में ITEWC हैदराबाद में जो स्टैब्लिश किया गया, इसको इनकोइस यानी कि इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस के द्वारा संचालित किया जाता है। तो इनकोइस के द्वारा इसको संचालित भी किया जा रहा है, ये स्टैब्लिश हुआ। फिर डार्ट बुआ प्रणाली, डार्ट बुआ प्रणाली क्या है, यानी कि डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। ये क्या होता है, तो देखिए इस चित्र में आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा।
डार्ट बुआ प्रणाली में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नीचे एक सुनामी मीटर लगा होता है जो कि समुद्र के एकदम बिल्कुल निचली सतह पर ही आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सुनामी मीटर लगा हुआ है। अब समुद्र के जो जल का प्रेशर है वो इस पर लगातार पड़ता रहता है और जब भी उस प्रेशर में कोई चेंज होता है, कोई परिवर्तन होता है, तो यहां से ये क्या करता है, सुनामी मीटर ध्वनि तरंगों के माध्यम से ये सूचना भेजता है यहाँ पर। और जब ध्वनि तरंगों के माध्यम से सूचना ये यहाँ पर भेजता है तो यहाँ पर जो ये यंत्र लगा हुआ है, इस यंत्र के माध्यम से उस सूचना को ग्रहण कर किया जाता है और फिर सैटेलाइट के पास भेजा जाता है और सैटेलाइट के माध्यम से ये सूचना चली जाती है सुनामी वार्निंग सेंटर के पास जो कि यहाँ पर स्थित है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विभिन्न ये जो यंत्र हैं ये डार्ट 2 के अंतर्गत, यानी कि जो डीप ओशन असेसमेंट रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी है, इससे ये पता चलता है समुद्र के अंदर अगर किसी भी प्रकार की गतिविधि हो रही है, किसी भी तरह के प्रेशर में परिवर्तन हो रहा है, टेक्टोनिक प्लेटों में कोई छेड़छाड़ हो रही है, उसकी वजह से समुद्री सतह में होने वाले परिवर्तनों को ध्वनि तरंग के माध्यम से यहाँ और यहाँ से फिर सैटेलाइट के पास और सैटेलाइट से सुनामी सेंटर के पास भेजा जाता है। और ये जो सेंटर होता है, जो सुनामी वार्निंग सेंटर होता है, फिर ये विभिन्न संचार माध्यमों के माध्यम से लोगों तक सूचना पहुंचाता है। फिलहाल इस समय अगर भारत की बात करें तो 10 मिनट के अंदर हम इस सूचना को प्रसारित कर लेते हैं। तो ये हमारी उपलब्धि थी 2004 में सुनामी के आने के बाद, हम इस दिशा में अवेयर हुए, उसके बाद की प्रगति थी। अब इसके बाद भारत उन उन्नत सुनामी चेतावनी प्रणाली वाले विश्व के 5 देशों में शामिल हुआ था उस वक्त, जिसमें कि अमेरिका, जापान, चिली और ऑस्ट्रेलिया भी पहले से शामिल थे। तो भारत भी इस लिस्ट में शामिल हुआ। अब देखिए समुद्र स्तर पर जो निगरानी स्टेशनों की संख्या है, अगर 2004 में आप देखेंगे तो एक स्टेशन भी केवल हमारे पास था। अब वो एक स्टेशन बढ़कर फिलहाल अगर 2024 की ये रिपोर्ट है उसके अनुसार आप देखें तो 14,000 से ज्यादा हो गए हैं। तो इसका मतलब कि इस दिशा में बेहतर प्रयास हुए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी इसमें देखने को मिला है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की अगर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करें, तो भारत अब आईओसी यूनेस्को के इंडियन ओशियन सुनामी वार्निंग एंड मिटिगेशन सिस्टम यानी IOTWMS का एक हिस्सा बन गया है। अब इसका हिस्सा बनने से क्या होगा, जब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होगा तो आपको विभिन्न देशों के माध्यम से, विभिन्न देशों के तंत्रों के माध्यम से, सैटेलाइट्स के माध्यम से, विभिन्न जो समुद्री तंत्र है उसके माध्यम से आपको सूचना साझा होगी। और उस सूचना का रिजल्ट ये होगा कि आप वैश्विक तंत्र से जब जुड़ेंगे तो आपके हैंड्स ज्यादा होंगे। उसी का रिजल्ट ये है कि ITEWC जो है उसमें जब भारत जुड़ा है तो इंडियन ओशियन में जो बेसिन है वहां पर भारत एक, हम कह सकते हैं कि सुनामी सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर काम करता है। यानी कि अन्य जो आसपास के देश हैं उनको सुनामी के संबंध में जो सूचना है वो देने का काम करता है। तो ये किसका परिणाम है, ये परिणाम है ITEWC में भारत के जुड़ने की वजह से, यानी IOC यूनेस्को के इंडियन ओशियन सुनामी वार्निंग एंड मिटिगेशन सिस्टम का हिस्सा बनने की वजह से भारत जो है अब ये भूमिका भी निभाता है। अब देखिए सुनामी के लिए अगर हम बात करें तो एनडीएमए क्या है, तो आप जानते हैं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसकी की स्थापना 2005 में की गई थी। 2005 में जब की गई तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, PM होता है और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो इसकी स्थापना जो की गई थी, जैसे कि नेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है, इसी तरह से SDM में होता है स्टेट लेवल पर, इसी तरह से DDM में होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो यहाँ पर देखिए उसके द्वारा जो भी इस तरह की आपदाएं होती हैं उसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। तो भारत में भी NDMA के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है एक नजर उस पर डालते हैं। तो देखिए एक तो जोखिम मानचित्रण यानी कि रिस्क मैपिंग, जहां भी ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर ये लगता है कि हम मैपिंग के माध्यम से, चाहे वो सैटेलाइट के सहायता से हम मैपिंग कर सकें या हमारे पास अन्य जो सुरक्षा तंत्र है, हम उन संवेदनशील तटीय क्षेत्रों की भौगोलिक रूप से सूचना प्रणाली एक डेवलप करें। यानी कि सैटेलाइट के द्वारा जो डेटा है वो हम कलेक्ट करें और उस डेटा का अध्ययन करें और उसके बाद ये देखें कहाँ कहाँ भौगोलिक रूप से संवेदनशील है, जहां पर कि हमको ये लगता है कि जो टेक्टोनिक प्लेट है उसमें मूवमेंट हो सकता है, उसके लिहाज से वो भूकंप संभावित क्षेत्र है, तो उन क्षेत्रों की पहचान कर लें और उनकी मैपिंग कर लें, जिसमें कि हम टेक्नोलॉजी की मदद ले सकते हैं। तो एक तो जोखिम मानचित्रण की बात किया गया है NDMA के द्वारा कि ये करना है। दूसरा यह है कि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है इसको बहुत दुरुस्त करने की आवश्यकता है, इसको और एडवांस करने की आवश्यकता है। वर्तमान में अगर बात करें तो इसमें AI की सहायता ली जा सकती है। संचार प्रणाली को भी दुरुस्त करना है, यानी कि AI की सहायता लेने के साथ साथ जो अर्ली वार्निंग सिस्टम से जो भी सूचना हमको मिलेगी उस सूचना को अतिशीघ्र हम लोगों तक पहुंचा सके। इसके लिए चाहे रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया या हमारे पास जो भी पब्लिक
एड्रेस सिस्टम के जरिए जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन की जो हमारी प्रणालियां हैं उनको हम कैसे दुरुस्त कर सके ताकि लोगों तक जल्दी से जल्दी चेतावनी को प्रसारित किया जा सके। एक ये सिस्टम हो गया। इसके अलावा तटीय क्षेत्रीकरण यानी कि कोस्टल जोनिंग की बात की गई है। इस गाइडलाइन में ये कहा गया है कि जो CRZ होता है यानी कि कोस्टल रेगुलेशन जोन है, इसको लागू करना जरूरी है। विशेष तौर पर जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पर अगर किसी तरह का अतिक्रमण होता है तो उस अतिक्रमण को रोकने की जरूरत है, क्योंकि ये कहा जाता है कि कोई भी जो प्राकृतिक आपदा होती है उसकी विनाश लीला इस पर डिपेंड करती है कि हमने कितना ज्यादा अगर हम बहुत ज्यादा बिल्डिंगें नहीं बनाएंगे शहरों में तो वो बिल्डिंगें हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी भूकंप आने के बाद भी। लेकिन जहां पर ज्यादा डेंसिटी होती है भूकंप की बिल्डिंगों की, वहां पर भूकंप आने से विनाश लीला उसकी ज्यादा व्यापक हो सकती है। तो इस लिहाज से यह कहा जाता है कि जो पहले से संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर निर्माण को ही कंट्रोल किया जाए, यानी कि जो हम कह सकते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन है, इस नीति को लागू करने की बात भी ये कही गई है। कोस्टल एरियाज में ऐसे निर्माण ना हो कि अगर सुनामी जैसी कोई घटना घटती है तो वो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि तटीय क्षेत्रीकरण यानी कोस्टल जोनिंग को लागू करना, और इसके अलावा जो सुनामी रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम डेवलप करें, यानी कि हम मजबूत दीवार बना सकते हैं, बाढ़ बना सकते हैं। इसके अलावा हम जो कोस्टल एरिया होता है वहां जो इको सेंसिटिव जोन होता है, तो इको सेंसिटिव जोन में हम विशेष तौर पर जो मैंग्रोव होते हैं या रेत के टीले होते हैं हम उनको संरक्षित करने का काम करें, क्योंकि आप जानते हैं कि ये क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप से एक बफर का काम करते हैं। तो जब ज्यादा मैंग्रोव्स होंगे तो वो लहरों की जो तीव्रता है उसको कम करने का काम करते हैं, ये हम कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यह कहा गया है इस गाइडलाइन में कि सुनामी रोधी जितनी भी अवसंरचना है, चाहे वो एलिवेटेड बिल्डिंग्स हो, ऊंची इमारतें हों जो कि लहरों की ऊंचाई से ऊपर होंगी, तो लोग प्रभावित नहीं होंगे। आपात स्थितियों में वहां लोग शरण ले सकेंगे। साथ ही साथ जो रेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर है यानी सुदृढ़ निर्माण है जो लहरों को दबाव को झेल सकता है, ऐसे निर्माण किए जाए इन क्षेत्रों में जो तटीय क्षेत्र हैं। इमरजेंसी शेल्टर्स ज्यादा से ज्यादा बनाए जाए ताकि आपातकालीन अगर कोई स्थिति आती है तो लोग सुरक्षित स्थानों में जाके शरण ले सके। साथ ही तटीय सुरक्षा की बात की गई, जो सी वॉल्स होता है, समुद्री दीवार होती है, उसको बनाया जाए। जो ब्रेक वाटर्स है, लहर रोधी अवरोध है, वो बनाया जाए। तटबंध बनाए जाए। ये सारी चीजें की जाए जिसके तहत कि हम उसकी व्यापकता को कम कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता को कम कर सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज जो है वो है सामुदायिक तैयारी यानी कि कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस, यानी कि सामुदायिक रूप से जब तक हम संस्थागत ढांचा तो मजबूत करना ही होगा हमको। इसके लिए संस्थागत ढांचे के अंतर्गत चाहे वो NDMA हो गया, SDMA हो गया, DDMA हो गया, इनको हमको बहुत ज्यादा सुदृढ़ करना होगा, इनको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना होगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया कि सामुदायिक तैयारी, लोग जब अवेयर ज्यादा होंगे, जो मास अवेयरनेस कैंपेन है वो चलाया जाए। साथ ही साथ हम कह सकते हैं मॉक ड्रिल कराया जाए, जिससे कि आपदा की स्थिति अगर आती है तो लोग कैसे व्यवहार करेंगे, पहले से अगर इस चीज की मॉक ड्रिल कराई जाए। निकासी मार्ग से संबंधित जो भी नक्शे हैं उनको प्रोवाइड कराया जाए, उसको लेके ट्रेनिंग दी जाए। तो इसकी व्यापकता को, इसकी हम कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है, जो इसकी गहनता है, उसको हम कम कर सकते हैं। संस्थागत ढांचे को हमको बेहतर करना ही होगा और उनको फाइनेंशियली भी मजबूत करना होगा, चाहे NDMA, SDMA, DDMA कोई भी हो। तो ये वो गाइडलाइंस हैं जो सुनामी के लिए जारी की गई हैं NDMA के द्वारा। अंत में एक अभ्यास प्रश्न की बारी आती है और अभ्यास प्रश्न हम आपके लिए छोड़ते हैं। अभ्यास प्रश्न ये है कि भारत ने किस वर्ष ITEWC की स्थापना की थी? वर्ष 2005, वर्ष 2007, वर्ष 2008 या वर्ष 2010? तो हमें उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।